रिलेशनशिप इस हद पे टॉक्सिक हो गया कि वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। तो मैं गई पुलिस स्टेशन, मैंने कंप्लेन करी, मैंने बोला ऐसा ऐसा हाथ उठाया। दिक्कतें क्या आ रही थी? हम तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करते थे, तो मेरी बेटे की वजह से मुझे तुम्हें शादी देना पड़ा। तुम हमारे स्टेटस की भी नहीं हो। एक आंसू बहा, बस एक। उस दिन दुनिया पलट गई मेरी। मैं डिप्रेशन की ओर जा रही हूँ या मैं हूँ आफ्टर दिस इंसिडेंट। आप अपना घर छोड़ चुके थे, ऐसा कुछ था? यस, बिकॉज ऑफ योर फादर। एंड की उम्र क्या थी शादी की? एग्जैक्ट। एक दिन वो किसी काम से मेरे पास आया होगा, वो जहाँ खड़ा था वहाँ की धूल उठा के मैंने अपने माथे में लगाया ना। आई रियली डोंट नो। तो आपका डिवोर्स हुआ और मैंने सुना था, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सुना था आपने एक पार्टी दी थी डिवोर्स की। इसकी क्या कहानी है? इनविटेशन कार्ड लोगों के फोनों में गए हैं, हम केक लेने गए थे। तो बंदा स्टार्ट होता है, कहता है मैडम बताओ क्या लिखना है। तो पहले तो कोई एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं हम तीनों, कोई किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं। तीनों ने एक साथ बोला भैया एक काम करो, डिवोर्स लिख दो। हैप्पी डिवोर्स। सो मैरी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मिस्टर सौरभ, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर कमिंग एक्चुअली। वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद डेटिंग। या श्योर। तो आप डेटिंग से स्टार्ट करना चाहेंगी या अपने बचपन के पहले प्यार से स्टार्ट करना चाहेंगी? आई थिंक बचपन का पहला प्यार ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके उसमें बहुत अच्छी स्टोरी है, ओके। तो वो मैं बताना चाहूँगी। सो मैं जब छोटी थी, ज़्यादा भी नहीं, मतलब होंगी क्लास 6-7 में, तो उस वक्त क्रश हुआ करते थे पहले। तो मेरा भी एक क्रश था, तो हम सेम पैरिश में आते थे, सेम चर्च में। मैंने उसको देखा एक दिन और क्रश तो था ही वो। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब भी मैं उसे देखती थी तो मेरे अंदर वो प्रेरणा जाग जाता था, अनुराग और उसका अच्छा, वो कसौटी जिंदगी कसौटी वाला। जिंदगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरा प्यार है और सब कुछ है, सच्चा प्यार मिल गया। तो हुआ ये कि एक दिन वो किसी काम से मेरे पास आया होगा और वो खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है। और वो खड़ा हुआ है, मैं उसकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मैं प्यार में हूँ। मैं उसकी बातें सुन रही हूँ, मैं प्यार में हूँ। मेरे काफ़ी देर तक उसकी बातें सुनी और वो जैसे ही गया, वो जहाँ खड़ा था, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जहाँ खड़ा था वहाँ की धूल उठा के मैंने अपने माथे में लगाया ना। आई रियली डोंट नो ये मैंने कहाँ से किया, बट ये मैं कह सकती हूँ। यस, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दैट। जब मैंने डेटिंग स्टार्ट करी थी, डेटिंग भी नहीं कह सकते, क्रश था। और ये तो मैंने अपने क्रश के साथ किया। ये तो क्रश के साथ ही कर दिया, बताओ। ऐसे मतलब इतना सीरियस प्यार करने वाली हूँ मैं। तो या दिस वाज इट। तो आज वो क्रश कहाँ है, या वो क्रश हो चुका है वो बचपन में ही? क्रश, आई मीन वो ऑफ कोर्स वो बचपन में ही हो गया था क्रश का क्रश, लेकिन आई रियली डोंट नो वो अब कहाँ है और क्या है। वी ऑल मूव ऑन इन लाइफ, पता नहीं उसके बारे में खास, बट यस। तो फिर आपको उसके बाद दोबारा कभी प्यार हुआ? हाँ बिल्कुल, ये वाला प्यार बहुत खतरनाक था। ये तो मतलब विद्रोह कर देने वाला प्यार था, पूरी जोश हवास में करने वाला प्यार था। टीनेज लव वी कॉल इट। ये कितने साल बाद हुआ? ये जब मैं ज़्यादा नहीं, मतलब 9th क्लास में थी मैं, तभी हो गया था ये। ओके। या उस समय ऐसा था कि वो फ़ोन में 45 रुपीज़ वाला टेक्स्ट मैसेज आता था, आप जाके रिचार्ज कर लो और पूरे दिन अपने सोना मोना से चटियाते रहो। वही होता था। तो मेरा डेली का काम यही था, 3 दिन 4 दिन तक वो पैकेज चलता था, बेबी क्या कर रहे हो क्या नहीं। सो लव ऐसे स्टार्ट हुआ था कि उसने मुझे टेक्स्ट किया। 9th क्लास में आप कितने 14-15 साल के? 13-14 ईयर्स की। हाँ यही 13, इससे ज़्यादा तो Okay. नहीं, तो या अर्ली। तो ये आज के डेट में तो डेटिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब लड़कियां ऑफ लाइक 13 ईयर्स की तो कुछ और ही
उनके नॉर्म्स है डेट करने के। उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त उसने मुझे बस एक टेक्स्ट किया था, आई लव यू। मतलब मैंने होशोवास खो दिए। मैंने बोला ओह समबडी लव्स मी, आई लव हिम सो। उससे पहले कोई आई कांटेक्ट या कुछ बातें कुछ ऐसा होता ऑफ था? कोर्स मिलते थे हम। अच्छा, चर्च में, सेम चर्च में मिलते थे। आई कांटेक्ट तो बहुत दूर की बात है, हमने साथ में डांस किया था तो बहुत मिलना जुलना तो रहा था। लेकिन वो टेक्स्ट किया था और मैंने तो बोला कि बस यही है, अब इन्हीं से शादी, मतलब समझ रहे हो। इन्होंने टेक्स्ट कर दिया कि ऐसा आई लव यू करके, मुझे प्यार है कि नहीं मुझे नहीं जानना, हो गया हो गया। फिर वही जो सारी चीज़ें होती हैं, अब अर्ली एज में तो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं ना कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ो, हाँ। पढ़ाई कर लो। मेरे पेरेंट्स ने भी समझाने की कोशिश करी बट ज़्यादा समझा नहीं पाए। तो आपने छुपाने की कोशिश नहीं की? ऑफ कोर्स छुपाने की बहुत कोशिश करी बट पकड़े जाते थे जहाँ जाते थे। अच्छा। कभी सिनेमा हॉल देखने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे कोई दीदी दिख गई, फोन कर दिया। कभी हाथ पकड़ के गार्डन में घूम रहे, किसी अंकल ने देख लिया तो बता दिया घर पे। फिर घर जाके बस चिदाई होती थी बट फिर क्या है, और प्यार आता था शोना मोनू से। अरे आज मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया। फिर शेयर करने के लिए और ज्यादा चीजें होती होंगी। मतलब वो विंटर्स के टाइम पे आप कंबल डाल करके फोन में टेक्स्ट करते हो, फिर बाहर से एक मम्मी का हाथ आता था कि क्या कर रही है। तो बस ये सब होता रहता था। बट या इट वाज एन अर्ली लव। तो वो बहुत ही स्वीट होता है मेरे ख्याल से। तो क्या वो प्यार परवान चढ़ा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परवान के बाद सूली भी चढ़ा। अच्छा। ये इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ऐसा था कि परवान, हाँ हमने शादी करी। ओके। या शादी हुई। ओके। तो ये तो काफ़ी बगावत करने के बाद हुई थी, लेकिन उस वक्त जो मेरी पर्सनल लाइफ में सिचुएशन ऐसे मोल्ड हुई थी कि मैं फैमिली के साथ नहीं रह रही थी। अच्छा, आप अपना घर छोड़ चुके थे, ऐसा कुछ था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ऑफ योर फादर एंड यस। सो मेरे डैड और मेरे बीच में कुछ झड़प हुई। अब मैं यंग थी, आई थिंक यंग ब्लड होता है ना कि कुछ भी हो हम निकल जाएंगे, चल लेंगे, अपना कर लेंगे। तो बस किसी बात पे मेरे पापा और मेरे बीच में बहस हुई और मैंने बोला ठीक है, तो मेरे को नहीं रहना घर पे। और मैंने बोला मैं जा रही हूँ पैकिंग करके। मेरे पास कुछ 400-500 रुपये मेरे किसी स्टूडेंट अकाउंट में थे। Okay. तो वो तो मैंने पहले जाके बैंक से निकाला। कानपुर की ट्रेन पकड़ी और उस टाइम थी कहाँ तुम? मैं दिल्ली में ही थी। अच्छा, दिल्ली में ही थी। ठीक है। पापा मम्मी लोगों के साथ रह रही थी बट वो था एज मेरा 16। ओके। तो फनी चीज़ ये है इसमें कि मैं पूरा बैग पैक करके, बिल्कुल मम्मी रो रही है कि बेटा क्या कर रही है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, और पापा बिल्कुल बैठे हुए हैं एकदम कि मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उनको और दिखाने के लिए ऐसे आगे से बोला कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मेरे पिताजी ने, मुझे लगा अब रोकना चाह रहे होंगे शायद, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। बोला एक काम करियो, एक स्टैम्प पेपर पे, एक नोटरी पे लिख के जा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल मैं भेज दूंगी आपके पास, अभी मैं जा रही हूँ। फिर कानपुर में मैंने 16 की एज में डे एंड नाइट जॉब करी। फिर उसके बाद पढ़ाई तो कंटिन्यू करना था। पढ़ाई मेरा हमेशा से रहा है कि वो कुछ भी होता रहे पर्सनल लाइफ में, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो उस पर मैंने फोकस करा। लेकिन उस वक्त 10th ही करी थी। वापस आई मैं वहाँ से, कानपुर से कुछ 10,000 रुपये इकट्ठा करके। फिर मैंने कुछ इवेंट्स करे। मैं वेटर का काम करती थी शादी पार्टीज़ में। तो ये तो जर्नी रही और इसमें भी बहुत फन होता है। अगर बिल्कुल होता है, मैंने भी किया है वो, बिकॉज़ आई एम अ होटेलियर ना। आपको पता होगा फिर मतलब लास्ट में जब शादी पार्टी खत्म हो जाती है तो सारे लोग, हम लोग मिलके खाना खाते हैं और लेके भी जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सब तो था। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरा बचपन। मतलब जब मैं बड़ी हो रही थी, स्पेशली मेरे टीनेजर में, तो मैंने अपने आप को देख लिया कि मुझसे। तो आपने घर छोड़ दिया था? हाँ। और उस टाइम आप प्यार में थी? नहीं, उस वक्त क्या था कि मैं इससे कांटेक्ट में नहीं थी। प्यार में तो थी बट कांटेक्ट में नहीं थी। अच्छा। मैंने देखा कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, तो अभी मुझे उसको, उस सेगमेंट को नहीं छेड़ना चाहिए। तो मैंने बातचीत ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। मैं बात नहीं कर रही थी। बट फिर चीज़ें अचानक से स्पार्क हो गई जब उसकी मम्मी को पता चला कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ। उसकी मम्मी ने बात छेड़ी कि तुम दोनों प्यार करते हो, भाग जाओगे, उससे बेटर है कि मैं तमीज़ से शादी करा देती हूँ। अच्छा।
अब मुझे भी लगा कि यार प्यार तो मैं करती हूँ इस बंदे से, इसके साथ 5-4 साल का रिलेशनशिप भी रह लिया, व्हाई नॉट, मतलब और यार वही तो चाहिए जिंदगी वही में। तो चाहिए ना, जिससे आप प्यार करो, हाँ, उसी से हाँ, शादी कर लो। उससे रेस्ट तो करो। मुझे लगा मेरी जिंदगी अब सॉर्टेड है, अब बस शादी कर लेनी है, और शादी हो गई शादी हो गई। जी। फिर तो आप बता रहे थे वो सूली पे भी चढ़े बाद में। सूली उसकी पे क्या कहानी थी? सूली पे कोई चढ़ा नहीं, सूली पे कहानी चढ़ गई। कहानी चढ़ गई। हाँ, तो मतलब ये हुआ था डिवोर्स की बात। इससे पहले तो सेपरेशन आता है। ओके। तो हुआ ये था कि 2 साल बहुत ट्राई किया शादी चलाने के लिए। दिक्कतें क्या आ रही थी? दिक्कतें बस वही थी कि हम इतने यंग थे, स्पेशली मैं तो काफ़ी यंग आई थी थिंक उससे। दोनों ही मैच्योर नहीं होंगे, क्योंकि यार आप लोग, आपकी उम्र क्या थी जब आप शादी की? एग्जैक्ट 18 18 ईयर्स में 18 शादी years, कर हाँ। तो मतलब हमने शादी करने से पहले आपस में ना तो हमने फिनेंसेस की बातें करी, ना हमें बच्चे करने हैं, कैसे फैमिली को बड़ा करना है, इन सारे बीच में बातें हुई नहीं। बस ऐसा था कि हुई हमारी शादी, हमने कर लिया जो हमें चाहिए था, लेकिन उसे निभाना कैसे है दोनों को ढंग से पता नहीं था। मुझे निभाने का मतलब ये पता था, मेरी सैलरी आई, मुझे मेरे सासू माँ के हाथ में देनी है, इससे मैं अच्छी बहू कहलाऊंगी। मैंने करती थी, मैं साड़ी उस टाइम आप पहनती, वर्किंग, मतलब तुम वर्किंग हो गए थे? मैं वर्किंग हमेशा सॉरी थी। गाइज, आप और तुम में कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज पॉडकास्ट की वजह से आप निकल रहा है, बट ये मेरी दोस्त है तो तू तड़ाक चलता है हमारे बीच में। तो यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ट्राई किया हम लोगों ने, और एज ही वॉज नॉट वर्किंग, सो ही वाज नॉट वर्किंग, यू वर वर्किंग? आई वॉज वर्किंग, मतलब स्टार्टिंग से ही। ओके। तो फिर वो एक फैक्टर हो गया था, फिर वहाँ से डाउटिंग, फिर घर ना आना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लीड हो ये गई। आपके एक्स करता था? हाँ, तो इनसे ये था कि एक दिन वो जब घर डिटैचमेंट स्टार्ट हो गया होगा शायद। डिटैचमेंट हो गया था स्टार्ट, बट मेरी मदर इन लॉ की वजह से वो शादी काफ़ी 2 साल तक चल गई कहीं अच्छा, ना कहीं। उन्होंने बहुत मतलब बाइंड करने की कोशिश की चीजों उन्होंने को? मुझे बिजी रखा अपने साथ, अच्छा, ताकि आपको लोनलीनेस या मुझे वो सब समझ में फील ही ना ना हो। आए कि अच्छा, क्या हो रहा है। अगर वो घर नहीं आ रहा रात को तो इतना कुछ वो नहीं, आपको आपके दिमाग को ऑक्यूपाई रखती थी मैं ताकि आप ऑक्यूपाइड ज्यादा रहती थी। कभी overthink ना हो। शॉपिंग करने चली गई उनके साथ, कभी कुछ खाने चली गई, तो ऐसी चीजें करके ऑक्यूपाइड रहती थी। Sounds like a good मदर इन लॉ, mother-in-law. yeah, she's amazing, believe me. I mean, I still thank her for many reasons, like I'll tell you later though. बट या सो हुआ ये कि लास्ट चांस दिया था मैंने मेरे हस्बैंड को। मैं इंदौर शिफ्ट हो गई शादी थी, के 2 साल बाद? शादी में रहते रहते 2 साल के अंदर। हाँ, मतलब शादी में 2 साल के अंदर। तो मैंने उनको दूसरा मतलब चांस दिया कि मे बी शहर छोड़ देंगे, दूसरे शहर में जाके जॉब करेंगे, दोनों नई लाइफ खुद से स्टार्ट करेंगे, तो मे बी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट ऐसा हुआ नहीं, यू नो। Did you try that? Did you do that? व्हाट? मतलब दूसरे शहर में जाके रहना, वो सब किया हाँ, तुमने? सारी चीज़ें करी हमने। तो हम अच्छा। दूसरे शहर में गए, हमने सोचा था वापस से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी उसका वही रवैया था, चेंज नहीं हुआ वो। मतलब जॉब्स नहीं करना, ठीक है, डाउट करना एंड ऑल। तो फिर अब चीज़ें हाथ से जा तो रही थी। अब मैं भी यंग थी और मुझे भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नॉट लाइक इन अदर वे, बट मेरे पास मेरा जिंदगी करियर तो है, जीनी है ना, जीनी मतलब है, करियर और है। क्यों रेस्ट्रिक्शन में जियो जब आपके दिमाग में कुछ गलत नहीं है, जब आप गलत नहीं हो then एब्सोल्युटली, तो वो सब कुछ था ही नहीं, तो मैं क्यों अपने आप को किसी चीज को लेकर के, मतलब वो टॉक्सिक होता जा रहा था। ओके। रिलेशनशिप इस हद पे टॉक्सिक हो गया कि वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। ओके। ओके। या ओके। तब मुझे डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ डिसीजन सेपरेशन का ही था उस वक्त तक। बट मतलब अच्छा, सेपरेशन का ही डिसीजन लिया, बट ऐसा डिवोर्स का बिल्कुल अलग होने का ऐसा डिसीजन नहीं लिया था? ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया गया था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स आ रही थी दिल्ली। सेम इन लोगों की बुकिंग पहले ही हो गई थी आने के लिए। तो वो दिन मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस दिन ये बात हुई थी। आपको पता है इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स कहते हैं कि ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, घर की बात, कोशिश करो। तो मेरी मम्मी ने फिर बोला, बेटा अपने पति के लिए नहीं तो बस कम से कम अपनी सास के लिए इतना कर ले।
तो मैंने बोला ठीक है, एक और चांस दे देते हैं, लास्ट चांस देते हैं, जबकि वॉयलेंस हो चुका था शादी के बीच पहले, मतलब सेपरेशन से तो पहले। वाज इट मतलब बार बार होता था या एक आध बार कभी हुआ था, वंस इन अ वाइल? मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ पहले ही नोटिस करनी चाहिए थी, बट मैंने नोटिस नहीं करी थी। ये वॉयलेंस हुआ था जिस दिन मेरी इंगेजमेंट हुई थी, उसके नेक्स्ट डे ही हुआ था। ओके। आई फॉरगिव, क्योंकि वो शादी के कार्ड निकल चुके थे। अब ऐसा लगता था कि अभी 1-2 हफ्ते में शादी है। एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे? एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे हो गया था। लेकिन फिर वही है कि सुलह बात कर ली, हमें लगा ठीक है। उसके बाद तो ऐसा सच नहीं हुआ कभी, लेकिन जब हम लोग सेपरेट रहने लगे, मतलब मम्मी अलग रहती थी उसकी और हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए दोनों, टू गिव इट अनदर जब तुम ट्राई। लोग कहीं और जाके साथ में रहने लगे, हाँ। तो थोड़ा बढ़ गया होगा। तो उस वक्त जब हुआ तो मैं रुकी नहीं, मैंने बोला आज नहीं रुकना। मैं गई पुलिस स्टेशन, मैंने कंप्लेन करी, मैंने बोला ऐसा ऐसा हाथ उठाया है मेरे ऊपर और आप देख लो। तो मेरे पास बहुत कॉल आ रहे थे उस दिन कि मेरे बेटे को प्लीज़ कुछ मत करना, कुछ मत करना। मैंने भी तरस खा के मैंने बोला, वापस ले ली थी कंप्लेन, बट मैं साथ नहीं रह रही थी। तो वहाँ से सेपरेशन हमारा स्टार्ट हो गया था। फिर मेरी मम्मी और मेरे मदर इन लॉ, जो मदर इन लॉ है, इन लोगों का ऑलरेडी प्लान था इंदौर आने का। तो ये लोग इंदौर के लिए सेम ट्रेन से आ रहे थे, इन्होंने अपनी बुकिंग्स चेंज नहीं करी थी, सब कुछ वैसा ही था। ये चाह रहे थे कि एक और बार बच्चों से बात करके देखते हैं। मेरी उस वक्त मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा अपनी सास की शक्ल के लिए ही तू बात कर ले और चीज़ें सही कर ले। Because she has been very nice to you. या शी बिन नाइस टू मी। तो मैंने बोला ओके। देखो इतने साल इतना बड़ा प्यार करा, इतना टाइम दिया, स्पेंड किया, बहुत सारी वो भी चीजें। वो लड़की जिसने ऐसे करके धूल उठा के ऐसे माथे पे रखी है। हाँ, तो आई एम exactly. श्योर आपने एफर्ट भी बहुत लगाए होंगे इस शादी को बचाने के लिए। करे थे, जो भी मेरे उस वक्त बस की थी मैंने सब किया। अब मैं जिस दिन उनसे मिलने गई, भट जी वो दिन, वो ऐसा दिन था। मेरी मम्मी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे घरों में डिवोर्स वर्ड भी बहुत बड़ी बात होती है ना। एक बार बोल दो पूरा घर टेंशन में आता है। टेंशन में आ जाता है ये क्या होने वाला है। मेरी मम्मी उस डिसीजन को सुनने गई थी कि बेटा सुलह हो जाएगी, बट उस दिन मेरी मदर इन लॉ आई और कहने लगी हम तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करते थे, तो मेरी बेटे की वजह से मुझे तुम्हें शादी देना पड़ा और तुम हमारे स्टेटस की भी नहीं हो, तो ये रिंग छोड़ के जाओ टेबल पे और हम कल आ जाना सेपरेशन पेपर साइन करने के लिए। एकदम जाते। तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल, उनका सुध-बुध खो गया, उनको तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया ये चीज़ मुझ पे कैसे हिट हुई। मैं उस वक्त बहुत स्ट्रांग हो गई थी, मतलब थर्ड आई जिसे कहते हैं ना, वो खुल गई थी मेरी। मैं बेहिचक एक आवाज़ में उनको बोला ठीक है मैं कल आपके पास आ जाऊंगी, पेपर जहाँ साइन करवाने आप करवा लीजिएगा, ये लीजिए आपकी रिंग, टेबल पे रखिए। जिससे मैंने शादी करी थी उसने पीछे मुड़ के, या एक होता है ना ग्लेंस देना कि आपने देख लिया, आपकी भी क्या यही रजामंदी है, वो तक नहीं किया। वो तक नहीं किया। हो सकता है वो नजर छुपा रहा होगा तुमसे। कोई छुपा नहीं रहा था। वो ऐसा उस दिन रियलाइज हुआ कि जिस बंदे के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया, शादी कर ली, सब कुछ संभाल दिया, उससे कुछ बोलना ही नहीं है। उसे साफ दिख गया क्या कि उसकी मम्मी उसको ध्यान देगी, तो फिर इसके साथ रह करके क्या फायदा। और जब माँ इतनी बड़ी बात बोल रही है, बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बात हुई होगी ना। डेफिनेटली हुई होगी। तभी तो मतलब वो उस टाइम भी कुछ नहीं बोल रहा जब इतनी बड़ी बात हो रही है उस टाइम पे। वो दिन था, मैं मेरी मम्मी लोगों के साथ सबको लेके बाहर निकली रूम से, लिफ्ट दबाया और एक आंसू बहा, बस एक। उस दिन दुनिया पलट गई मेरी। मैंने बोला ये जो अभी तक मैं जी रही थी वो शायद भ्रम था, अब चेंज्ड। तो मैं बिल्कुल उस वक्त बदल चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट डे मैं आई अच्छे से, बिल्कुल रेडी होके, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था शाम को। डजेंट मैटर पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, मैं प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रही थी। मैंने उसको कभी नहीं रोका, उसको हैम्पर नहीं होने दिया, कभी वो बैलेंस बना के रखा हुआ था। बना के रखा। मेरा शिफ्ट था रात को, मुझे बैच पढ़ाना था एक प्रोसेस का। मैं आई, मैंने पेपर में साइन किया, मैंने बोला थैंक यू,
उस वक्त भी वो वहाँ खड़ा था, उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद बस यही था स्टोरी। और इसके बाद आपका क्वेश्चन है। तो जब आपका सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ, आपका मतलब वो एक लॉन्ग जर्नी थी आपकी, बिल्कुल। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आई एम श्योर, या नहीं रहा होगा वो आप बताएंगे, बट अगर ऐसा कुछ था तो वो आपने ओवरकम कैसे किया, या मतलब वो मेंटली फेज आपने कैसा कैसे था? कैसे हील किया खुद को? सो देखो, हीलिंग इज तो नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट्स स्टिल गोइंग ऑन। यस। ओके। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो जो आपको इफेक्ट सेटबैक इफेक्ट मिला नहीं। होता है ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है विद टाइम। ओके। तो काफ़ी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन की ओर जा रही हूँ या मैं हूँ ओके। आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो मैं बस बिजी रहती थी, 12-12 घंटे ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, लोगों से बातें कर रही हूँ, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। मतलब बस एक रोबोट की तरह काफ़ी टाइम तक चला सब कुछ। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, पार्टी में बुलाया, और काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी। उसने बोला, मैरी यू हैव टू क्राई, हैव यू क्राइड, इतना चीज़ हो गया। एंड आई रियलाइज आई डिड। मैं वहाँ पे बैठी और उसने मुझे बोला, ये पार्टी छोड़, तू बस तू रो। उसने बोला कोई भी रीज़न निकाल के बस रो, चाहे कुछ भी हो। मैं फिर कोशिश किया, फिर मैं रोई। काफ़ी अच्छा लगा उस दिन, बहुत रोई, काफ़ी अच्छा लगा, हल्की हो गई मैं। फिर मुझे समझ में आया कि यही एक चीज़ बची थी, मैं काफ़ी टाइम से रोई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो गया। फिर वहाँ से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैंने हील करने के लिए सबसे पहले अपने आप को काम पे फोकस कर लिया। मैं दिल्ली वापस आ गई, मैंने दिल्ली में जॉब ज्वाइन कर लिया वापस, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन करा, वहाँ पे फोकस कर रही थी, वहाँ पे बिजी थी मैं। विद टाइम चीज़ें धीरे धीरे चलती चली गई। और आप में गुस्सा भी रहता है थोड़ा, तो वो भी आपको थोड़ा सा हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। फर्क पड़ना धीरे धीरे बंद हो गया फर्क पड़ना विद धीरे टाइम? विद टाइम बंद हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज की डेट में ऐसा है कि अभी अभी हमारा जब डिवोर्स हुआ था, कुछ 3 साल ही हुए हैं, तो जब मैं मिलती थी तब भी मैं अच्छे से गले मिल रही हूँ, हाथ मिला रही हूँ। तो ये कहते हैं फॉरगिवनेस। हाँ। तो ये मैंने अब फॉरगिव कर दिया, मेरे अंदर कुछ रहा नहीं है, तो मैं गले मिल के भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फर्क है। नहीं पड़ रहा कि तुमने मेरे साथ पास्ट में क्या किया। तो इसे कहते हैं आई थिंक हीलिंग। ये मेरी हीलिंग है जो मुझे लोगों से अभी भी अच्छे से बात करने के लिए मतलब बनाए रखती है। ओके। यस। तो आपका डिवोर्स हुआ, और मैंने सुना था, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सुना था आपने एक पार्टी दी थी डिवोर्स की, इसकी क्या कहानी है? ओ, पार्टी डिवोर्स की वाज अमेजिंग। या आई रिमेम्बर, मतलब बहुत ही क्रेजी हो गई थी पार्टी तो उसके ग्लिम्पसेस याद आ रहे हैं अभी मुझे। बट डिवोर्स वाला दिन, माय गॉड, इट वाज हिलेरियस। लाइक आई फेल्ट आई वाज इन क्लाउड 7। बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। आपको अगर पता ना हो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ इसका। जब आप बहुत सारी हियरिंग्स होती हैं, आप कोर्ट में कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी जो लॉयर थी वो कॉल करके मुझे बोलती थी, मेरी अभी आना है, अभी आना है। मुझे लग रहा था उस दिन बैठे बैठे कोर्ट में कि अब पता नहीं एक और कब कितनी हियरिंग होगी। तो मेरे पास आई, कहती मेरी आज हो गया फिनिश। लाइक हो गया, खत्म? कहती हाँ हाँ हो गया, इट्स डन, बस पेपर कलेक्ट करने आ जाना इस दिन, इट्स ऑल डन। मैं खड़ी हुई, बोला यस और मैं बस खुश। मैं बाहर गई, मैंने अपने लॉयर्स के साथ फोटो खिंचाई। इनफैक्ट मैंने अपने एक्स इन लॉज एंड एक्स हस्बैंड को भी बोला, प्लीज कम विद मी टू क्लिक अ पिक्चर, बट ऑफ कोर्स दे वर लाइक प्रीटी शाय एंड व्हाटएवर दे फेल्ट, आई डिडंट नो। मैंने उनको भी अप्रोच किया था फोटो के लिए, बट कोई आया नहीं अपनी मस्ती सूझ रही थी मतलब खुशी थी, मतलब मस्ती क्या, सबको कॉल कर रही हूँ ऑफिस में, मैनेजर्स को बता रही हूँ जिनको मैं बोल के चाहती थी कि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सर, छुट्टी चाहिए, अभी हाफ डे चाहिए, ऐसे करना।
सर इट्स डन, इट्स अ पार्टी। पूरा पैम्पलेट बनवाया मैंने, बिल्कुल इनविटेशन कार्ड लोगों के फोनों में गए हैं कि प्लीज डू कम फॉर द पार्टी, डिवोर्स पार्टी, मतलब बहुत बढ़िया। अब हम केक लेने गए गए थे 3 दोस्त, तो अब नॉर्मल मतलब जगह से लिया था, बेकरी से। तो वो बंदा स्टार्ट होता है, कहता है मैडम बताओ क्या लिखना है। तो पहले तो कोई एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कोई हम कुछ ना तीनों, बोले। कोई किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया, वो थोड़ी आर्टिस्ट है, उसने बोला कि चलो मैं लिखती हूँ। तो वो बोल रही दीदी मेरे से नहीं लिखा जा रहा। बोला अच्छा ठीक है। तीनों ने एक साथ बोला भैया एक काम करो डिवोर्स लिख दो, हैप्पी divorce। डिवोर्स। तो भैया भी देख करके हंसने लगे। उन्होंने भी कोई ऐसा वो नहीं किया, बस केक पैक किया, घर आए और बहुत शानदार पार्टी करी हम लोगों ने। ये था। जो लोग आ रहे थे उन्होंने ये भी बोला मैरी यार हमने ना पहली बार ऐसा किया है कि बोल के आए हैं घरों पे कि यार डिवोर्स पार्टी में जा लेट्स सी क्या होता है। बट वही खाना पीना यही पार्टी होती है, तो यही था। इट वाज फन। मैं नहीं था उस पार्टी में। मैंने भेजा था, कोविड का टाइम था, डोंट ब्लेम मी। आई डोंट थिंक मेरे पास आया था। आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस दैट यू वर हाँ, यू वर द separated। फर्स्ट पर्सन इन द ऑफिस जिसको पता था कि मैं डिवोर्स ही हूँ। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं वहां पे ना बताऊं, नॉट कि लोग मुझ पे पिटी करें। बट जज ना करे कुछ भी, मतलब इट्स अ मेरे न्यू को स्टार्ट। हाँ न्यू स्टार्ट के हाँ। लिए कि भाई प्लीज पुराना हाँ, खत्म करो, हाँ। कोई नए लोग और मैं जब नई ऑफिस में आई तो पूरे न्यू सेट ऑफ पीपल थे। मुझे कोई कोई नहीं कहीं से जानता था, बट कोई तो जान गया एंड इट वाज यू। बाय एक्सीडेंट। या बाय एक्सीडेंट। उसकी वजह से भी किसी को गालियां गालियां पड़ी थी। दैट विल स्टोरी वी नो। ओके, तो आपकी डिवोर्स की बात चल रही है, तो आपके डिवोर्स से याद आया कि शायद आपने एक किताब लिखी है, अ लेडी डाउन द रोड, यस यस यस। एंड उसका टैगलाइन है वन ऑफ द थिंग्स यू शुड डू बिफोर योर डिवोर्स। राइट। इसका फोटो हम डाल देंगे बाद में थैंक यू। बुक का। सो उसके बारे में बताइए, ये बुक लिखने की जर्नी में तो दुनिया सोचती है यार किताब लिखना है, मतलब कुछ शायद स्टार्ट भी करते हैं, बट बुक के बारे में सोचना, लिखना, पब्लिश करना और उसका अमेजोन पे मिलना, उसका भी लिंक हम भेज देंगे। बट हाउ डिड यू गेट दिस जर्नी? सो बुक लिखने का ये था, पहली बात तो मुझे लिखने का शौक है, मैं जर्नल्स लिखती हूँ, मेरे पास जर्नल्स लिखी हुई हैं कम से कम 5-6 साल से। मैं मतलब प्रॉपर जर्नल मेंटेन करती हूँ। ओके। तो वो था, मैं जब घूमने गई थी नॉर्थ ईस्ट तो मैंने सारी चीज़ें पेन डाउन करी थी और एक छोटा सा जर्नल बनाया था इसका, उस पूरे ट्रिप का? पूरी इस ट्रिप का। और वो ये ट्रिप मैंने तब ली थी जब मेरा डिवोर्स का सारा पेपर वर्क चल रहा था। ओके। तो उस वक्त मेरे को ये था कि मैं अपने आप को जान सकूं, डिस्कवर कर सकूं कि मैं कौन हूँ। अब मैं न्यू बिगनिंग में जाने वाली हूँ इस डिवोर्स के बाद। ये जो नाम मेरा आधार कार्ड पे, पैन कार्ड और पासपोर्ट पे सब पे है, ये चेंज करवाना है मुझे, और मैं इसके बाद से अपने नाम से घूमूंगी। बट दिस ट्रिप वॉज रिक्वायर्ड दैट पॉइंट इन टाइम फॉर मी कि ये करने से मुझे समझ में आया कि आई एम फ्री टू डू थिंग्स, आई हैव अपॉर्चुनिटीज टू गो विद एंड टू चूज वन ऑफ इट। तो ट्रैवल हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। मैंने बोला इस जर्नी के थ्रू मैं शायद खुद को जान पाऊंगी और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी थी ये बिल्कुल आपकी। बिल्कुल वैसे ही था, आप कह सकते हो। उस टाइम पे मैंने जो भी किया मैंने उस पे सो इट वाज अ सोलो ट्रिप। यस। नॉर्थ ईस्ट कहाँ गए थे आप? मैंने स्टार्ट किया था बागडोगरा से, फिर वहाँ से मैं गई गैंगटॉक से दार्जिलिंग से शिलोंग से कोहिमा नागालैंड, फिर वहाँ से मणिपुर। सो पूरा कवर करने की कोशिश करी। 2-3 स्टेट्स फिर भी रह गए मेरे। Okay. तो बट चाहा था सब कवर कर लूँ, बट फिर क्या है कि मैंने एलिमनी नहीं ली थी ना डिवोर्स के टाइम पे, म्यूचुअल डिवोर्स किया था तो मेरे पास पैसे लिमिटेड रहते हैं। हाँ और वैसे भी ये उससे पहले ही कहानी है। हाँ, उससे पहले की कहानी है। मतलब जब डिवोर्स पेपर सारा काम चल रहा था तो ये तब की बात है, तो ये उसी टाइम की है। और ये क्लिक ऐसे हुआ कि मुझे तो लिखना ही था। मुझे पता था कि मैं एक दिन बुक लिखूंगी, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो जब तक आप फेमस नहीं हो जाते हो तो कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो मैंने बोला व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद अ ट्रैवल जर्नल एंड इस पे अपनी स्टोरी थोड़ी सी लिख दूंगी ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी रहे। तो या दिस वाज वन ऑफ द वे दैट आई थॉट ऑफ राइटिंग माय बुक।
that was my first book, A Lady Down the Road. So how easy or how difficult it is to write a book? Complete the whole journey. कि पहले आपने सोचा, लिखा, देन उसको पब्लिश कराना कितना इजी है, क्या कॉस्टिंग आती है, मतलब एंड ऑल? हाँ, सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकती हूँ. बुक लिखने का सबसे पहले प्रोसेस तो ये है कि आप खुद से हर एक दिन ड्राफ्ट करो. आपको जो Okay. भी लिखना है, Okay. आपका एक जॉनर चूज करके उसके ऊपर लिखो. अपने जो भी कहानी बनाई है या जो भी लिखना चाहते हो उस पर डेली लिखो. एडिट करो वीकली. फिर एडिट करने के बाद उसको कंबाइन करके एक अच्छा सा पब्लिशर ढूंढो. आपको जो भी, आपको गूगल पे बहुत मिल जाएंगे लिंक्स, जो भी आपको चाहिए. रिनाउंड वाले के पास भी जा सकते हो, बट दे टेक टाइम. मेरे पास पेशेंस की कमी थी, तो मैंने जो मुझे सही लगा और मेरे बजट में था, मैंने उससे किया. तो मैंने पब्लिशिंग हाउस चूज़ किया. फिर मैंने उनको अपना सारा, ट्रस्ट की भी बात होती है इसमें ना, आप अपना सामान दे रहे हो आपका पूरा. तो सारी पीडीएफ्स वगैरह दिए मैंने उनको. उन्होंने फिर एडिटिंग करी, जो भी उनको करना था उसमें. ये पूरा तो प्रोसेस. आपने अपनी स्टोरी रजिस्टर की थी, मतलब चोरी ना हो जाए ऐसा कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स. ISBN नंबर मिलता है आपको अच्छा, प्रॉपर. अच्छा. वो हेल्प करते हैं आपको देने सो में. दैट आपकी स्टोरी चोरी ना हो जाए. ऑफ कोर्स. हाँ हाँ हाँ. और वो पब्लिशर ही देते हैं आपको? जी जी बिल्कुल, पब्लिशर करके देते हैं. वैसे लोग खुद भी करते हैं, लेकिन मैंने पब्लिशर के थ्रू करवाई है, तो उन्होंने कर दी मेरे लिए. यस. टोटल खर्चा कितना रहा होगा अगर किताब लिखना चाह रहा है या सोच रहा है? डिपेंड करता है कितने पेजेस हैं, ओके. वर्ड्स कितने हैं, है ना. वर्ड्स से डिपेंड करता है आपको क्या कॉस्टिंग आएगा इन टोटल. मेरे पेजेस ज़्यादा नहीं थे. मेरे पेजेस कुछ 120-30 ही है. तो फिर इट वाज इजी देयर. तो मेरी कॉस्टिंग आई थी कुछ 15-16 लग गया था. बट द गुड थिंग इज, आपकी बुक पब्लिश हो गई है. अब वो आपको बुक पब्लिश होने के बाद जो भी लोग परचेज करते हैं, वो उसको आपको रॉयल्टी मिलती रहती है आपको. एग्जैक्टली. तो ये अमेजोन पे भी आप जैसे खरीद सकते हैं इस बुक को? बिल्कुल. अमेजोन, फ्लिपकार्ट. तो ये वहाँ पे भी पब्लिशर नहीं पहुँचाया था, या आपने खुद वो रजिस्टर कराया था वहाँ पे? ये पब्लिशर नहीं पहुंचाया था वहाँ पे. ओके ओके ओके. तो इन शॉर्ट 15 से 20 हज़ार रुपए में कोई चाहे तो अपनी एक किताब लिख सकता है, बिल्कुल, पब्लिश करा आराम सकता है, उसे अमेजोन पे रजिस्टर भी कर सकता है, Right. उससे अर्न भी कर सकते हैं, राइट? करेक्ट. ओके ओके. तो मैंने पढ़ी है आपकी किताब. 40 पन्ने पढ़े थे मैंने. कंप्लीट क्यों नहीं करी? कंप्लीट होगी वो एक दिन. नेक्स्ट डे जब भी बैठूंगा वो बाकी पन्ने कंप्लीट किए जाएंगे. ठीक है ठीक है ठीक है. अब जैसे आपकी किताब की बात हो गई, इससे दोबारा आते हैं हम डिवोर्स की बात पे. जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ भी वो अभी सोच रहे होंगे कि मुझे डिवोर्स लेना है, वो दे आर गोइंग थ्रू इट, लाइक थ्रू द प्रोसेस. तो मतलब वो क्यों ना लें, या कैसे फाइनल डिसीजन लें, और डिवोर्स क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, मतलब इस पे कुछ है आपकी राय? देखो, डिवोर्स जो लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो मेरी यही हिदायत है, ना ले. ठीक है. इसलिए ना ले क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और आप में उतना पेशेंस, आप क्या कर सकते हो, आपकी वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्योंकि बहुत होता है इसके बाद. क्योंकि आपको फाइनेंस चाहिए होता है, आपको टाइम चाहिए होता है, आपको पेशेंस चाहिए होता है, सब कुछ रिक्वायर्ड, सब मांगता है ये. मतलब इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू. तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई है वे आउट जिसपे आप दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो अच्छी बात है. आप जाओ, आजकल कपल थेरेपीज होती हैं, मैरिज थेरेपीज हैं, वो सब, दीज आर द थिंग्स दैट वन कैन डू ना, टू सेव द मैरिज. एंड स्पेशली पार्टनर चूज करना बहुत ज़रूरी है वाइसली. अगर आपने वाइसली नहीं चूज किया तो आप either keep on choosing करते रह जाओगे. मल्टीपल मैरिज इट विल लीड टू, और आप नहीं, हाँ, रिलेशनशिप्स भी खराब करोगे आप. तो मेरे हिसाब से एक को समझ जाना चाहिए कि कहाँ ये बातें जा रही हैं. और सबसे मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है, फोर्सफुल मैरिज पेरेंट्स को भी नहीं करवाना चाहिए. ये मेरा केस तो नहीं है, बट मैं बहुत सारे लोगों से करवाना भी नहीं चाहिए और होने भी नहीं देना चाहिए, मतलब खुद स्टैंड लेना चाहिए अब. राइट राइट. क्योंकि अल्टीमेटली यार 30-40 साल ना गुजारना होता है, और अगर सब कुछ अच्छा है ना, तो भी 2-4-5 सालों में भी अगर मतलब दिक्कतें आनी है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आगे. करेक्ट करेक्ट. तो अगर लगता है ना आपको कि आपको नहीं लेना है डिसीजन, आपको नहीं करनी शादी, तो मत करो. राइट. टेक योर टाइम, नो द पर्सन, एंड देन गो फॉरवर्ड. राइट राइट राइट. बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ शादी मतलब
किसके लिए? सोशल स्टेटस के लिए तो नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए होता है, फैमिली प्रेशर में आया, सोशल स्टेटस चाहिए, मैरिज वाला, तो कर ली। लेकिन इससे मेरे ख्याल से इंडिया में डिवोर्स का रेट ही हाई हो रहा है। अभी आपको पता चल रहा है कि हर ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है। पहले मुझे लगता था कि मैं ही इकलौती हूँ, अब मैं बगल आसपास में लोगों को बात करती हूँ तो मुझे मिल जाते हैं कि अरे आई एम डिवोर्सी, आई एम डिवोर्सी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दो। तो मेरे ख्याल से कपल्स को हर वो चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए इसमें जिससे उनकी बात बने। और अंडरस्टैंडिंग इज़ द की, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की हियर। अगर आप बात ही नहीं करोगे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं अच्छा बताओगे, क्या लग रहा है, हाँ। बुरा क्या लग रहा है। सी आई अंडरस्टैंड, पार्टनर सेम नहीं होते, एक इंट्रोवर्ट होगा, एक एक्सट्रोवर्ट होगा, एक को बात ही नहीं करना पसंद है ज़्यादा, और हो बोलना ही सकता है लाइफ में इश्यूज चल रहे हो, कुछ हो उस टाइम पे, नहीं। राइट, कुछ बट भी हो वो भी सकता आप है। बात के थ्रू एक दूसरे को से शेयर कर सकते हो। बात करनी ज़रूरी है ना, बात नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं टिक सकता। आप बात नहीं, क्योंकि कोई अंतर्यामी नहीं है, आपको कोई नहीं सही पढ़ बात है। सकता, आपको बात करना ज़रूरी है। सो मेरे हिसाब से कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और ये है ये दूसरी बात ये भी है, बहुत सारे लोग ना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड स्पाउसेस के साथ रहते हैं, अपने उन्हीं के घर में। मेरे ख्याल से ये एक और चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने स्पाउस को लेकर के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो, एक घर पे अकेले आप दोनों रहो। सो बात हो गई लोगों को समझाने की, और ऑब्वियसली टेक योर टाइम, समझें एक दूसरे को, टाइम लें, चीज़ों अच्छी मतलब अलग अलग चीज़ें कोशिश करें, एक दूसरे की पसंद नापसंद ट्राई करने की, एंड देन मूव फॉरवर्ड। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है डिवोर्स, एंड वन शुड नॉट डू इट, बिकॉज बहुत नौटंकी है। फिर से एक अलग इंसान ढूंढो, हाँ। फिर उससे शादी करो, एंड देन फिर अगर ये सब चीज़ें होता है, व्हाट वुड यू डू? सो बेटर, देन यू गो फॉर द सेकंड मैरिज। हाँ, कितनी कितनी बार करोगे? बेटर बी सिंगल देन, एंड देन कीप एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस। राइट, Right? राइट, दैट्स ट्रू। So, as we are talking about exploring our options, let's talk about your dating life after. Like, how was it? आफ्टर डिवोर्स। After divorce or separation, like, आप इतने obviously lonely होगे, या टाइम स्पेंड करना चाहोगे, चाह रहे होगे कि कोई बाबू सोना करके बात करे? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो फेज भी बिल्कुल था, है। तो अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। Okay, अभी totally तो ऐसा कुछ stopped नहीं है, dating? बिल्कुल कुछ नहीं रखा उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अभी भी मेरे पास कुछ एज बाकी है तो मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, क्योंकि ट्राई किया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। तो सीरियस रिलेशनशिप भी रहा है, फिर पीछे से आकर के ये बोलते हैं फैमिली वाले कि सुनो बेटा वो डिवोर्स ही है, तो फिर क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे समाज में? हाँ, तो फिर लड़के भी बड़े स्वीटली आके मुझे बोलते हैं, मैरी एक्चुअली घर में पेरेंट्स ने बोल दिया कि आप डिवोर्सी हो, तो फिर क्या बोलेंगे समाज में? क्या बोलेंगे आगे। मैं कहती भाई ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। आगे भी क्यों बढ़ा। बट एनीवेज, ये पार्ट एंड पास ऑफ द प्ले, कांट डू एनीथिंग। तो ये सारे रीज़न रहे हैं मेरे कि भाई मैं अपने आप को इतना सक्षम समझती हूँ, एंड आई थिंक आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। व्हाई वुड आई गो एंड सीक फॉर समबडीज वैलिडेशन कि भाई मुझे अपने घर में बहू बना लो। मैं क्यों ऐसे थोड़ी ना करके जाऊंगी मैं किसी के पास। मैंने चीज़ें लाइफ में अचीव करी एंड आई नो दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। मैंने अपने आप को इतना जो बिल्ड किया है, इतना कॉन्फिडेंस लेके आई हूँ, इसको मैंने डिवोर्स को एज अ बैकलॉग ना लेकर के इसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे यूज किया है। तो मेरे ख्याल से आई डिजर्व समथिंग रियली रियली गुड एंड आई विल वेट फॉर इट दिस टाइम। आई विल वेट फॉर गॉड टू गिव मी अ साइन। मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब सच में गॉड शुड बी लाइक नेक्स्ट टू मी और मुझे हिला के बोले बेटा यहाँ है वो, यहाँ है वो, यही है वो। वैसे भी भागने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ ढूंढने डांडने से ना कुछ मिलता Exactly, जितना आप चेस करने की कोशिश करोगे वो चीजें उतनी भाग जाएगी। आप नहीं। और बैठे अगर रहो आपको कोई पसंद भी है, आप उसको चेज करोगे ना, तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे और उसको दिखेगी ये पूरी एनर्जी लगा रही है, वो बंदा वैसे ही मतलब आप बैक एंड में चले जाओगे, वो फ्रंट एंड में आ जाएगा, वो अभी हमेशा हॉट सीट पे होगा। दैट पर्सन विल लीड योर लाइफ। सो बेटर किसी के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स कीप इट इक्वल। कोई प्यार दिखाता तो करो, और बिल्कुल करना चाहिए। या बिल्कुल, मैं अभी भी होपफुल हूँ दैट आई विल फाइंड समबडी रियली गुड हु कैन टेक केयर ऑफ मी एंड हु विल नो मी। मुझे उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ आई भी। थिंक
people will know very much about you. हाँ यार, I think I'm gonna get few calls. So कोई डेटिंग ऐप्स ट्राई किए कभी? हाँ किए थे, बट उसमें तो मतलब वो तो अलग ही एक कार्टून मिलते दुनिया हैं। है, वो तो कार्टून है भाई। वहाँ पे लोग डायरेक्टली शो शुड आई कम एंड पिक यू अप, विल गो फॉर डिनर एंड देन लेट्स गो टू ओयो। डायरेक्टली लोगों में मतलब कुछ है ही नहीं भाई। वो मुझे चाहिए ओल्ड स्कूल लव, यू नो, ठीक है, मतलब Which you साल don't लग get जाए। on Tinder. Not at all. I mean, the people who are using their time on Tinder and Bumble, I don't know how they're doing it, but it's very tiring. It's not just tiring, sometimes it's so stupid. One should not really go for it. It's my personal suggestion, but लोगों को वहाँ पे partners भी मिले हैं। हाँ ठीक है, पार्टनर्स छोड़ो ना, मतलब लोगों को ओयो मिला होगा वहाँ पे और Oyo वही तो business चाहिए बड़ा उनको। होगा, I'm जिसको sure. ओयो चीज को ओयो मिल रहा है तो व्हाई नॉट। Yeah, but वो अब वो रहा नहीं है मेरे ख्याल से। अब वो चला गया है, वो नो पपी लव, दैट फर्स्ट लव, वो I फर्स्ट think it's all there. It's all there. या It's just that you get it or not. If you're lucky enough, you'll get it. या It's all there. Like people are there. If you think you're old school, there are old school people in the world. ओके। आई होप सम ओल्ड स्कूल गाय इज लुकिंग एट मी एंड लाइक ओके ठीक है, मेरे को कांटेक्ट करना है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। Okay, so there as we have like lot of other characters, like different characters in the world. यस। How we can make this world beautiful or a better place to live, especially in India. इंटरेस्टिंग वन मिस्टर भट्ट। आई थिंक बेटर प्लेस बनाने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्या कर सकते हैं उसके लिए हम? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप छोटा सा स्टार्ट करो ना। आप कुछ स्वीट खाते हो, कोई च्युइंगम खाते हो, आप उसको एकदम से फेंक देते हो, केयर नहीं करते। ये छोटी चीज़ें हैं। आप फॉलो करते हो? मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। मैं एक भी मतलब जा रही हूँ यहाँ, मेरे मेरे पॉकेट्स में हमेशा कुछ ना कुछ कचरा मिलेगा आपको, जो आप डस्टबिन में डालते हो। वो बाद में डस्टबिन में डालूंगी, बट वो पॉकेट में रहेगा। तो मैंने आपसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी है, आपसे छोटी चीज़ें मांगी है। एक बार मैंने अपने नियर एरिया में, पार्क में देखा, काफ़ी टाइम तक पानी भरा हुआ था और वहाँ पे मच्छर वगैरह आ रहे थे, डेंगू हो सकता था बच्चों को। तो मैंने अपने एमएलए वगैरह को वहाँ पे लेटर लिखा अच्छे से। उन्होंने मेरे लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे जाकर के खुद ही उस गंदे पानी में, जो कि पूरा नाला का बन चुका था, बहुत सारा गार्बेज फेंका हुआ था, मैंने खुद स्टार्ट करा पिक करना। उनको शर्म आई। नेक्स्ट डे वो आए, उन्होंने अपने लोग भेजे, उन्होंने साफ़ करवाया। मेरे पास आ गए फिर एकदम से नेता लोग वहाँ के और कहने लगे, वाह बेटिया आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे साथ 2 छोटे बच्चे भी आए थे वहाँ पे काम करने के लिए। वो लोग शायद रैक पिकर्स थे। उन्होंने बिना बोले ही वो आ गए, वो भी काम करने लगे। तो मैंने बोला, सर ये 2 बच्चे दिख रहे हो, इनका फ्यूचर ना यही हो जाएगा। अगर ये लोग हम पूरा इन्वायरमेंट सेव नहीं कर पाए ना, तो यही है, सबको यही करना पड़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आपके आस पड़ोस में आप देख लो, जो भी आप कर सकते हो। पानी वेस्ट हो रहा है आपका, आपको पता है कि आपके घर में फ़िल्टर लगा हुआ है, आप एक वहाँ पे गैलन रख दो ना, उस पानी को आप यूज़ कर लो। आपको उतनी छोटी छोटी चीज़ें करने में हिम्मत नहीं आ रही, तो आप कैसे करोगे? और जो भी मतलब छोटी चीज से फर्क तो पड़ता है यार। हाँ, बोल रहे पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, भाई कचरा मत जलाओ अपने। मैंने कितनी आंटियों को देखा है अपने घर के आगे, भाई बड़ा बड़ा सब अपना प्लास्टिक। अपना एरिया थोड़ा थोड़ा भी संभाल ले। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल चकाचक रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक ठाक मोटा मोटा भी उठा लो तो काफी साफ दिखने लग जाएगा। सही बात है। और वो कचरा कम होता होता ना, नेक्स्ट डे भी जब आप सेम प्रैक्टिस करोगे तो शायद वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा थोड़ा अगर सब हर एक इंसान कर ले तो हो जाएगा। मतलब आज अच्छी खासी चीजें साफ हो जाएंगी। लाइक वी कैन एक्चुअली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अब जैसे थोड़े थोड़े से मुझे याद आया, मुझे कहानी याद आ रही है, पता नहीं मैंने किसी किताब में पढ़ी थी या कहीं, कि एक बंदा एक बीच पे स्टारफिशेस को ना, बहुत सारी स्टारफिशेस ऐसे थी बीच पे, उसमें वो उठा उठा के पानी में फेंक रहा था। और वो हजारों लाखों वहां पे स्टारफिशेस थी वहां पे। तो बंदा बोल रहा है भी यार कि तू क्या कर लेगा, मतलब सबको तो बचा नहीं पाएगा। तो उसने एक को फेंकते हुए बोला कि एटलीस्ट इसकी लाइफ में तो कोई डिफरेंस आएगा, इसकी लाइफ तो बचा ली। तो दैट वन स्मॉल थिंग कैन एक्चुअली मेक डिफरेंस। सो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जेंटली बिहेव करके, लोगों को रिस्पेक्ट दे के, प्यार से रह के, किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसको हेल्प करके, लेट्स ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ओके, सो मैरी, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। या श्योर।
प्लीज। क्या आपको ये फोटो याद है? यस यस, बिल्कुल याद है मुझे, ये दिन भी याद है। ये क्या था, कैसे हुआ था, ये कैसे कर लिया तूने? इट्स कॉल्ड एंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। सो मेरा ये था कि मैं पार्लर गई और मेरी बहन के साथ गई थी मैंने बोला कि भैया पूरा हेड शेव करना है, तो वो लोग कंसर्न पहले डिसाइड किया हुआ था? हाँ हाँ, तो कहते हैं कि मैम ऑल गुड, सब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से करवा रहे हो क्या? मेरी बहन कहती है नहीं, वो उसका डिवोर्स हुआ है, वो खुश है, शी वांट्स हर हेयर, नॉट हेयर कट, शी जस्ट वांट टू शेव हर हेड। तो भाई बंदा आया पूरा ले करके, ट्रिमर मारा, आराम से बाल निकाले, एंड दैट लुक, मैंने साड़ी पहना ऐसे पूरा, ये तो बस एक पिक्चर है आपके पास, मैंने साड़ी भी पहना है इस पे, फील सो कॉन्फिडेंट, मुझे लगा मैं नई शुरुआत करूंगी, तो बाल भी एकदम नए ले करके। तो ये नई शुरुआत ही करनी थी कि या लुक सोचा हुआ था कुछ कि ये लुक लुक तो अचीव सोचा करना होता, है? हाँ ये लुक तो अचीव करना है, मैंने सोचा लेट करूंगी 60s में मे बी, बट यार कल किसने देखा है, वाला अभी करके खत्म करते हैं। हमारी सस्ती सुष्मिता सेन। या यू ऑलवेज कॉल मी दैट, हाँ ठीक है। यार सीरियसली तेरा ये देख के ना बिल्कुल रिस्पेक्ट बढ़ तो गई थी। वो बात अलग है, आई डिड नॉट अप्रिशिएट दैट टाइम तो यू लाइक अरे ये क्या करा लिया, ठीक है, बट हाँ But नाउ yeah, मुझे नहीं पता respect था अभी ये पिक्चर लगाने वाले हो सच में। बट यू आर एक्चुअली डेयरिंग। Yes, that I am. So I'm a fearless woman. क्या कर सकते हैं? सो यार थैंक यू सो मच मैरी, कैसा लगा बात करके? बहुत बढ़िया, थैंक यू मिस्टर भट्ट, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो यस, थैंक यू सो मच। और सही में मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो आई होप कि पीपल को पसंद आए, Yeah. लोगों को पसंद आएगी ये स्टोरी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम एक नई स्टोरी के साथ विद सम नेक्स्ट पर्सन इन द पॉडकास्ट विद पीपल। थैंक यू सो मच।